इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान संगठनों की पूरी बात सुनी जाएगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने को कहा है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन को अधिकार मानते हैं। सीजेआई ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि लोगों के हक का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो, साथ ही प्रदर्शन को रोकने की बात भी उन्होंने कहा है इस पर कि ये उनका हक है। कमेटी के गठन के बारे में कोर्ट सोचेगा, इस पर विचार किया जा रहा है। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस कवायद के बीच हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन ना हो, हनन ना हो। प्रशासन इस बात का भी ख्याल रखे कि प्रदर्शन चलता रहे, लेकिन रास्ता जाम ना हो, पुलिस हिंसा ना करे। आनंद पटेल, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा उस पर हम जानेंगे। साथ ही साथ सिंगू बॉर्डर से अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आनंद पटेल, कोर्ट के रुख को क्या समझे? देखिए, कोर्ट का रुख बहुत क्लियर है कि जब तक किसानों के पक्ष की सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई आदेश नहीं पारित किया जाएगा। ये जो पूरी पिटीशन थी वो इस बात को लेकर के थी कि जो बॉर्डर पे जाम लगा हुआ है उससे सामान की आवाजाही नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो सामान की जरूरत, सामान की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं और इससे आम आदमी को बहुत दिक्कत पेश आ रही है, खासकर एनसीआर रीजन में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना किसानों का हक है, ये उससे छीन नहीं सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखा जाए कि इसकी वजह से आम जनता को परेशानी ना हो। जहां तक प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की बात है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी तरह का व्यवधान ना हो। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से पुलिस और अधिकारियों पर है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक नरमी का रुख दिखाया है इस पूरे आंदोलन को लेकर के। उन्होंने कहा है कि एक त्रिपक्षीय वार्ता हो, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बन जाए जिसमें दोनों पक्ष बैठ करके सुलह कर लें। लेकिन यह जरूर है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह मामला जल्दी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि जाते जाते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया सरकार को कि क्या आप जब तक ये मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, तब तक के लिए इन तीन कानूनों को सस्पेंड कर सकते हैं या इनको लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। अशोक सिंघल, कोर्ट के इस रुख पर जब आपने किसानों से बात की, उनका क्या रुख था, क्या कह रहे हैं किसान अब इसको लेकर? देखिए, मेरी जो प्रेसिडेंट है किसान और मजदूर संघर्ष समिति के पंजाब के सतनाम सिंह, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो कमेटी बनाने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो मामला लंबा खींचने की बात है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से कमेटी बने, प्रधानमंत्री खुद बात करें और इस मुद्दे का हल निकालें। तीनों कानून वापिस होने चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून बने। सुप्रीम कोर्ट में सरकार यही चाहती थी कि मामला टल जाए, लंबा खिंच जाए, तो हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के सिंगू बॉर्डर पर, और बार बार ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापसी से कम हम मानने वाले नहीं हैं और एमएसपी गारंटी कानून बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कहा है कि क्या सरकार इन कृषि कानूनों को होल्ड कर सकती है जब तक ये सुनवाई चल रही है, लेकिन किसानों को लगता है कि मामला लंबा खींचेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने से, तो सरकार, प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे को इनिशिएट करें और वो आगे आकर के किसानों से बातचीत करें। अशोक, देखिए, कोर्ट का रुख भी यही था, कोर्ट ने भी यही कहा है कि आंदोलन करना उनका हक है, लेकिन इसमें आम जनता के अधिकारों का हनन न हो, इस बात का जिक्र किया गया। आंदोलन अगर वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम इसी बात पर यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हैं कि जिस तरीके से वो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, आम नागरिक इससे परेशान ना हो। बिल्कुल, देखिए, किसानों ने साफ तौर से कहा पिछले काफी दिनों से, वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, कई बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और वो यहाँ से खाली करने वाले नहीं है और रास्ता पूरा ब्लॉक है सिंगू बॉर्डर का। और यहाँ से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, 4 स्टेट की आवाजाही है यहाँ से, इस बॉर्डर से ब्लॉक है पूरी तरीके से, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये प्रशासन या सरकार को देखना होगा। लेकिन किसान यहाँ पर पिछले कई दिनों से पूरा इंतजाम करके आए हुए हैं। किसानों को तो ये कहना है कि हमको अगले 6 महीने तक का राशन है, इंतजाम किया हमने, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार अगर नहीं सुनेगी, कोई रास्ता नहीं निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है हमारे पास, तो हम पूरी तैयारी के साथ है। किसानों को यही कहना है, अब वो सरकार या प्रशासन देखेगा कि लोगों की आवाजाही
ना रुके या हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, लेकिन किसान यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये दिल्ली जाना चाहते थे। शुरुआती दिनों में पहले दिन उन्होंने कोशिश की कि हम लोग रामलीला मैदान चले जाएं, जंतर मंतर चले जाएं, लेकिन प्रशासन ने इनको अलाउ नहीं किया, जिसकी वजह से टकराव भी हुआ था। लेकिन अब किसान यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, जगह जगह पर इन्होंने पूरे अपनी आंदोलन शुरू किया हुआ है, धरने पर है, और पुलिस ने भी जगह जगह पर नाकेबंदी की हुई है। लेकिन किसान का यही रुख है कि हम लोग जो हैं, जब तक कानून वापसी नहीं होगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अशोक, रहिए हमारे साथ, क्योंकि किसानों का रुख भी हम जानेंगे समझेंगे। आनंद पटेल, कोर्ट ने जो बातें कही, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से सुनवाई, उस पर भी आपसे बात करेंगे। इस बीच बीजेपी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को समझा भी रही है, कानून के फायदे गिना रही है। आज आपको बताएं कि बरेली में योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों के बीच अपनी बात रखी है। दुनिया कोरोना से ग्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अन्नदाता किसान अपने खेतों में सोना उगलने का काम करता था। ये अन्न जो किसानों के खेतों में पैदा हो रहा था, ये हमारे लिए सोने से भी बहुमूल्य है, क्योंकि इसी अन्न से हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था, हम किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और इसके लिए खेत से लेकर के खलिहान तक और बीज से लेकर बाजार तक एक चेन डेवलप करेंगे, जो किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का कार्य करेंगी। ये 3500 करोड़ रुपए हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री जी क्लिक करेंगे और अन्नदाता किसानों के खाते में एक पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर एक लाभार्थी को सीधे शासन की योजना का लाभ देने में ही विपक्ष को परेशानी है। तो आज योगी आदित्यनाथ बरेली में थे, तो कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ग्वालियर में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किसानों से बात की। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्षों के अंदर बदलती हुई भारत की तस्वीर। 6 वर्ष पहले 2014 में जो देश दुनिया के विकसित देशों का पिछलक को बन करके रह जाता था और दुनिया के अंदर एक संदेश था कि भारत को दुनिया की नकल करता है, मात्र 6 वर्षों के अंदर आज दुनिया भारत की नकल करने के लिए मजबूर है। इन कानूनों के माध्यम से किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। इन कानूनों के माध्यम से किसानों के पास प्रोसेसर पहुंचेंगे, एक्सपोर्टर पहुंचेंगे और किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा। किसानों के कंधे पे रक्त बंदूक चढ़ा रहे, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है, अरे तुम करो तो पुण्य और मोदी जी कह रहे तो पाप। धन्यवादी कांग्रेस, जरा भी शर्म नहीं आती। एक दिन में 10 उधर बजा रहे, उजू तुरंत गलत है, गलत है, गलत है। और राहुल बाबा किसका को चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक लूट। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह किया है? किसान को यदि इस बिल ने किसान को आजादी दी, यह बिल किसान को व्यवसायी बनाना, व्यापारी बनाना, यह बिल जो पहला 3 बिल है, पहले बिल में किसान को ये छूट दी है कि वह जाकर अपना उत्पादन मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। तो कोर्ट ने फिलहाल आज कुछ भी आदेश नहीं दिया, वेकेशन बेंच आगे की सुनवाई करेगी। आनंद पटेल, 2 सवाल जो पूछे गए, पहली बात क्या होल्ड किया जा सकता है कानून को, और दूसरी बात क्या विचार किया जाएगा, क्या अब इस पर आगे अगली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल अपनी बात रखेंगे? देखिए, अब पूरी तरीके से नई एक वेकेशन बेंच बनेगी, 3 जजों की अलग से बेंच बनेगी जो सीजीआई कह के गए, एक तरह से कह लिया जाए, और उस बेंच के ऊपर अब निर्भर होगा कि वो किस तरीके से सुनवाई करती है।
सबसे पहले तो जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसानों की संगठन हैं जो आंदोलन में शामिल हैं, उनके नाम मंगाए गए हैं और उनके नेताओं को भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया जाएगा ताकि ये मामला बराबरी पे सुनवाई हो। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनके लोग हैं, सरकार के लोग हैं और पंजाब सरकार के नुमाइंदे हैं। तो किसानों की नुमाइंदगी नहीं थी इस सुनवाई में, लिहाजा ये मामला मुलतवी कर दिया गया है और एक नई वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी और उसके ऊपर होगा कि वो किस तरीके से किन मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को लेकर के सुनवाई करती है। लेकिन एक तरह से ये कह लिया जाए कि जो आधारशिला है इस पूरे मामले की सुनवाई की, वो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के नेतृत्व में रख दी है कि किस तरीके से जो रोड मैप होगा वो होगा, किस तरीके से एक कमेटी बनाने का सुझाव आ चुका है पहले ही, जिसमें पी साईनाथ जैसे लोग होंगे जो एग्री एक्सपर्ट हैं। उनके अगुवाई में जो कमेटी बनेगी, इंडिपेंडेंट कमेटी बनेगी, वो मध्यस्थता करेगी किसानों के पक्ष के और सरकार के पक्ष के साथ, और तब बीच का रास्ता निकलेगा। इस बीच कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि जो किसान जमे हुए हैं बॉर्डर पे, उनसे वो जगह शायद खाली कराई जाए। इसको भी देखा जाना चाहिए क्योंकि जो आवाजाही है सामान की वो रुकी हुई है, जिसकी वजह से आम जनता को समस्या हो रही है। लेकिन इसमें राइडर दिया है आनंद पटेल, इस पर अशोक सिंघल भी मौजूद है, जरा किसानों का रुख भी उनसे जानेंगे। लेकिन इस बीच जरा सुन लेते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं, कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं। ये कहूंगा कि किसान भाइयों से आप आकर और इस समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए आप साथ आए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं और किसान भाइयों ने भी स्वागत किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज जैसा फैसला हो उसके अनुसार किसान भी जो बॉर्डर के बैठे हैं वो इस पर विचार करेंगे। लगातार या 4-5 महीने हो गए लगातार धरने चलते आ, चाहे पंजाब चाहे इतने 22 दिन इतने भी हो गया। ਜਿਹੜਾ बातचीत ਦਾ ਵਾ देखो निगड़ू बातचीत है मसला हल, पर बातचीत करे नरेंद्र मोदी आन के बैठ के किसानों नाल करे फिर निकल सकता। जिन्ना चिर नरेंद्र मोदी नहीं बैठता उन्ना चिर मीटिंगां च कुछ मसला हल नहीं। जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लगातार तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा सभी राज्यों से बहुत सारे किसान, बहुत सारे नौजवान जो खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो मुझे आकर मिलते हैं और कहते हैं कि दबाव और प्रभाव में इन कानूनों में कोई संशोधन मत करिएगा। यही कानून आने वाले कल में किसान की तकदीर भी बदलेंगे और भारत की तस्वीर भी बदलेंगे। अगर ये ऐसे बड़े लीडर थोड़ी दरियादिली दिखाएं, इन बिल्स को थोड़े अभी अभियान्स में रख दे, दोबारा किसानों से बात करें, दोबारा उनकी जो उनके जो दिमाग में है, जो उनकी परेशानियां, उनको सुन के उनका पार्ट भी वो बिल में बनाया जाए। चलिए बात करते हैं बंगाल की। बंगाल चुनाव को लेकर हलचल कोलकाता से दिल्ली तक लगातार जारी है। चुनाव आयोग की टीम कोलकाता के दौरे पर है ताकि चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। बीजेपी की टीम उप आयुक्त से मिलकर राज्य के हालात पर अपनी बात भी रखेगी। तो इधर नड्डा के काफिले पर हमले को देखते हुए अमित शाह की सुरक्षा का खास प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। बताएं कि 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। ममता बनर्जी इस वक्त मुश्किलों के दौर से गुजर रही हैं क्योंकि पार्टी के बागी और सियासी दुश्मनी ने उन्हें परेशान कर रखा है। मैंने सुना उन्होंने भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो क्या वहां पे आपका मत उनके साथ मत मिल रहा है और आगे जाने की कोई परिकल्पना है क्या? तृणमूल कांग्रेस को यदि अपनी सरकार को यहाँ बंगाल में बचाना है या तृणमूल कांग्रेस यदि चाहती है कि 2021 में फिर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बने तो शुभेंदु अधिकारी को किसी भी हालत में तृणमूल कांग्रेस में रखना चाहिए। यदि उनको ये जाने देते हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी हानि होगी। बंगाल में ममता बनर्जी दो मोर्चों पर लड़ रही हैं, अपने बागी हुए जा रहे हैं तो बीजेपी लगातार हमलावर है। और अब बंगाल चुनाव में वाया हैदराबाद ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। কোথায় গেছে বুঝুন বিজেপি? সামান্য ন্যূনতম লজ্জা বা ভদ্রতা বা সৌজন্যতা নেই। সুব্রত বক্সিকে ফোন করেছে, ফোন করে বলছে দাদা একটু কথা আছে আপনার সাথে বসবো। কত বড় সাহস! তাহলে বুঝুন যদি আমার দলের সভাপতিকে ফোন করে
এবার আমাকে কালকে কেষ্ট ফোন করলো বীরভূম থেকে, অনুব্রত মণ্ডল, বলো দিদি জানেন আমাকে একটা দিল্লির নেতা ফোন করছে, ফোন করে আমায় বলছে এই তুমি তোমার সাথে একটু বসবো। তা আমি বলেছি তোমার সাথে কেন আমি বসবো, আমি তো মমতা ব্যানার্জির দল করি, আমি তৃণমূল কাंग्रेस করি, আমি তোমার সাথে কেন বসতে যাব। अब उनको मालूम होगा कि चापलूसी की जो सियासत वो कर रही है और मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बंगाली मुसलमानों को, इसीलिए वो इस तरह की बकवास कर रही हैं। আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে, হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सऊदीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। একেবারে জমায়েত দুয়ারে সরকার আর যাওয়ার আগে সব বেচে দে। দেখুন, যেটা বাস্তব পরিস্থিতি, রাজনীতি যদি কেউ পোস্টারবাজিতে করতে চায়, খালি স্টেটমেন্টে করতে চায় আর মিডিয়াতে ঘোষণা করে রাজনীতি করতে চায়, তো আমরাও তার উত্তর দিতে পারি, তার একটা নমুনা মাত্র রাখা হয়েছে। मुझे तो नहीं लगता कि उसको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में तो पहले से कुछ लोग नेता बने हुए हैं। वो क्या जगह छोड़ देंगे शुभेंदु को? कि अभी भी मुकुल राय को ठीक से पोजीशन मिला है बीजेपी में जाने के बाद? शुभेंदु को भी नहीं मिलेगा, उसका आशा है, देखे वो। तो ममता बनर्जी टूट से परेशान है, शुभेंदु अधिकारी के बाद अब बारी किसकी है। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी और सांसद के मंडल भी नाराजगी के मूड में अब आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, हम तो जो भी मेरे मुद्दे हैं, मैंने कहा था कि मैडम के सामने मैं बात रखना चाहता हूं, और आरूप विश्वास जी के माध्यम से मेरे पास ये खबर भेजी गई है कि 18 को मैडम 5 मिनट समय दे सकती है। শুভেন্দু অধিকারী কোন পদের লোভ করেন না। কেউ কেউ বলেছিলেন না পদ দেখিয়ে লোক আনছে। আমি 27 নভেম্বর মন্ত্রী ছাড়ার পরেও আমার সভা সমিতিতে লোক আসে। এই যে পোস্টার পড়ছে, এটা বলছে মানুষের একটা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। ক্ষোভের দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, দলের নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব যেটা মমতা ব্যানার্জি বলছে পুরনো নতুন মিলে কাজ করতে হবে, নতুন পুরনো মিলেমিশে কাজ করতে হবে। তা সে নতুন পুরনো মিলে তো কাজ হচ্ছে কোথাও। ममता बनर्जी को जिस बात का डर था वही हो रहा है। ममता के लिए उनके बागी बीजेपी से भी बड़ी मुसीबत और चुनौती बन गए हैं। उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी हैं, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ममता के खेमे में उन्हीं के नेताओं ने उनको चुनौती दे दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी खेल जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन खड़े किए। ये वही नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन था जिसने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राज ध्वस्त किया। ये वही आंदोलन था जिनसे लेफ्ट को आउट करके ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। लेकिन 10 साल के राज के बाद अब शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी ही ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है, अल्हम्दुलिल्लाह जनता है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। उसी तरह कदम बढ़ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने मंत्रित्व छोड़ा, फिर विधायक पद छोड़ा, कई चेयरमैन के पद छोड़ दिया, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। अब आएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के किले में बड़ी सेंध लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी जाना
तय दिख रहा है। सबसे मुश्किल चुनाव में ममता के बागी बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। हालांकि दीदी का कहना है कि टीएमसी एक बरगद का पेड़ है, जहां एक दो लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता। वहीं टीएमसी शुभेंदु के जाने की बात को बड़ा मुद्दा बनाने से बच रही है। 2 तारीख उन्होंने व्हाट्सएप करके बताया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते। उस दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हम शुभेंदु से और बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज चैप्टर है। ममता और टीएमसी भले ही शुभेंदु के इस्तीफे को भाव नहीं दे रही है, लेकिन सच ये है कि टीम ममता बागियों से परेशान है। वो किसी तरह से इन्हें कंट्रोल करने में जुटी थी। शुभेंदु को भी मनाने में पूरा जोर लगा दिया था। इधर शुभेंदु के इस्तीफे के बाद टीएमसी के बागी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा में घुसकर विधायक के पद से इस्तीफा देकर शुभेंदु अधिकारी ने ये तो साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब वो अपनी राह बदल रहे हैं। लेकिन क्या ये डगर बीजेपी की तरफ जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या अपने साथ कई और लोगों को भी लेकर जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को इससे और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जब अपने ही खेल का एक बड़ा खिलाड़ी दूसरी तरफ चला जाए तो खेल में दिक्कतें आना मुनासिब है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में मौसम काफी सर्द होता जा रहा है और सर्दी में लोग कुल्फी की तरह जम रहे हैं। उधर पहाड़ों की बात करें तो लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। कुल्फी की तरह जम रही जिंदगी, कड़ाके की सर्दी में ठिठुरने लगे हैं लोग। दिल्ली पर सर्दी की जबरदस्त मार। ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली वालों को भयानक सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हालत ऐसी है मानो जिंदगी थम सी गई हो। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। इस वक्त की अगर हम टेम्परेचर की बात करें सिंघू बॉर्डर पे तो करीब 7 डिग्री के टेम्परेचर है, लेकिन तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से ठंड बेहद ज्यादा है। दिल्ली में कल पारा 4.1 डिग्री तक नीचे गिर गया था। आज भी कोई राहत नहीं है। दिल्ली के अलावा राजधानी के सटे इलाके गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी सर्दी में ठिठुर रहे हैं। यहाँ पे ठंड का कोई व्यवस्था नहीं है, जो है ठंड को खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि और जगह हम आउट ऑफ स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे लक्कड़ का व्यवस्था होता है हर बस अड्डे पे। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं भाई, कोई जगह नहीं मिल रही। यहाँ थोड़ा सा ये आगे चल रही है, यहीं थोड़े से सुकून मिला है ना। बहुत ठंड से बहुत परेशान। सर्दी में देश का रेगिस्तानी सूबा राजस्थान भी ठिठुर रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू की पहाड़ियां और मैदान कोहरे के आगोश में है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास घूम रहा है। दिल्ली और देश के तमाम मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम है, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी दुश्वार बन गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का हाल देखिए। प्रचंड ठंड से नदी नालों का जमना शुरू हो चुका है। कुल्लू जिले के कई इलाकों में कल तापमान 0 से 7 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का हाल देखिए। मंडी जिले के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी के बाद धूप तो खिली, लेकिन शीतलहर से लोग बेहाल हैं। सर, इस बारी ठंड कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बारी कोहरा पड़ना भी जल्दी से शुरू हो गया है। इस कारण से ठंड बहुत है, जिसके कारण ये लकड़ी जला के थोड़ा सेकना पड़ता है, हाथ गर्म करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में इस बार दिसंबर के महीने में अब तक 2 बार अच्छी बर्फबारी हो चुकी है, जिससे हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से समूचा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में आगामी 2 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिन से जो वेदर है ड्राई चल रहा है, लेकिन जो तापमान है वो भी जो ड्रॉप हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो तापमान है 2 से 3 डिग्री तक ड्रॉप हुए। न्यूनतम तापमान जो 2 से 3 डिग्री कम चल रहे हैं। कुछ एक जगह पे 4 से 6 डिग्री तक भी तापमान जो सामान्य से कम चल रहे हैं।
सर्दी का महीना हर साल पहाड़ से मैदान तक मुसीबत लाता है। बेहतर यही है कि सर्दी से बचाव के लिए आप अपना ख्याल रखें। जान है तो जहान है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा झटका टीएमसी को, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। विधायक पद से पहले ही अपना त्याग पत्र वो दे चुके थे। चुनावों से पहले ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ी मुश्किल। लगातार ममता बनर्जी इस मामले को लेकर कहती आई हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बरगद का पेड़ है टीएमसी, एक दो के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर सीधे सीधे चुनावों पर होगा। टीएमसी के सभी पदों से शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ा झटका। इसके अलावा नाराजगी लगातार कई और नेताओं की सामने आ रही है। ममता बनर्जी के लिए बड़ा चैलेंज। सबसे पहली बात अपने जो कि नाराज होते जा रहे हैं, दूसरा बीजेपी। सीधा चलेंगे मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या अपडेट? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। अब पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता हो गए हैं। अभी तक तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा दिया था। विधायक पद के इस्तीफे के बाद भी जो स्पीकर है उन्होंने ये साफ कर दिया कि अभी हमने इसे स्वीकार किया है कि अस्वीकार किया है, इसका फैसला जांच के बाद होगा। तो पार्टी से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है विधायक पद से, पार्टी अभी भी नहीं छोड़ रही है। इसे कहते हैं जाते जाते थोड़ी परेशानी तो ले जाइए। लेकिन वहीं साथ ही साथ दूसरी तरफ भले ही उन्होंने सारे पद से इस्तीफा दे दिया हो और अब अपना रास्ता साफ कर लिया हो, एक मंच पर एक साथ दिखने का 19 तारीख को, जैसा कि पार्टी सोर्सेज कह रहे हैं, अमित शाह के साथ नजर आएंगे रैली में मिदनापुर में, जिसे शो ऑफ स्ट्रेंथ भी माना जा रहा है। अपनी ताकत का नजारा दिखाने का एक मंच भी माना जा रहा है, जहां दोनों साथ में होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अभी तक जिस तरह से राजनीति की गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर आईपीएस अधिकारियों पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। भले ही केंद्र सरकार ने साफ कह दिया हो कि ये तीनों आईपीएस अधिकारी राजीव मिश्रा के साथ साथ प्रवीण त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे को अभी उनके तीनों पदों पर आसीन करके जल्द से जल्द भेजा जाए अगले 5 वर्षों के लिए। ममता बनर्जी ने कुछ ही मिनट पहले ट्वीट करके साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती। केंद्र बनाम राज्य, टीएमसी बनाम बीजेपी, ये जारी है और अगले कई दिनों तक कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार मनोज्ञा जारी भी है। लेकिन इस बीच शुभेंदु का जाना खास तौर पर टीएमसी के लिए और ममता के लिए कितना बड़ा झटका होगा? बहुत बड़ा झटका होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ 10 वर्षों तक जुड़ा हो और वो सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा रहा हो, भले ही चेहरा ना रहा हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि सांगठनिक शक्ति जो शुभेंदु अधिकारी के पास है या अधिकारी परिवार के पास है, 30 वर्षों से उन्होंने लगातार काथी म्यूनिसिपैलिटी पर राज किया है। वो भले ही शिशिर अधिकारी हूँ, दिव्येंदु अधिकारी हूँ, शुभेंदु अधिकारी हूँ, एक ऐसा परिवार जो मिदनापुर में, जिसे पूर्व मिदनापुर में किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, किसी पहचान की जरूरत नहीं है, परिवार ही उस जिले की पहचान है। 19 सीटें हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 के अलावा आसपास के जिलों की जो सीटें हैं उन पर भी कितना असर होगा। अगर ये पूर्व और पश्चिम मिदनापुर छोड़ भी दे, जैसे ही इस्तीफा दिया था विधायक पद से, वो असेंबली से निकलने के बाद अपने जिले नहीं गए थे, वो गए सीधा बर्दवान, जहां पर वो कई दिनों तक इंचार्ज भले ही ना रहे हों, लेकिन वो रास्ता लगातार उन्होंने अख्तियार किया है मुर्शिदाबाद मालदा जाने के लिए। अब इस रूट से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि दक्षिण बंगाल से उत्तर बंगाल तक का सफर भले ही शुभेंदु बहुत आसान न कर सकें, लेकिन थोड़ी कठिनाई और समस्या बीजेपी के लिए कम जरूर कर देंगे। लेकिन इस बीच मनोज्ञा, बड़ी बात तो ये है कि ये इकलौता नाम नहीं है, नाराजगी और भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अभी तक जो नाराजगी चुप्पी में तब्दील हो गई थी, वो अब नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। जो लोग डर रहे थे कुछ भी बोलने में, अपनी बात रखने में, वो अब एक के बाद एक इस्तीफे में नजर आ रहे हैं। आज ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 5 अगर इस्तीफे पड़ गए हैं, तो ये अपने आप में बता रहा है कि मालदा जिले के 5 अगर जिला के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, तो आने वाले दिनों में ये इस्तीफों की हो सकता है सिर्फ शुरुआत हो। जो अभी तक कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं, इस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके लिए रास्ता साफ होता जा रहा है। दीदी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी पैसा दे रही है, बीजेपी लोगों को धमका रही है। उनके बड़े बड़े नेताओं को, जैसे सुब्रतो बख्शी जो सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं, उन्हें फोन करके कह रही है चाय पर आइए, बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, बीजेपी में सम्मिलित होइए।
साम दाम दंड भेद, राजनीति का यही है खेल। लेकिन इसके साथ साथ जहां एक और आप अगर देखें तो बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी से लगातार मनोज्ञा, इस बीच एक और बड़ी खबर कि 3 आईपीएस ऑफिसर्स पर भी गाज गिरी है। ममता बनर्जी ने केंद्र के आदेश को अधिकारों पर चोट बताया। आपको बताएं कि तीनों आईपीएस को डेपुटेशन पर दिल्ली बुला लिया गया है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, कहा कि केंद्र के आदेश का सीधा सीधा वो विरोध करती हैं और 3 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले पर अब तनातनी आगे और ज्यादा बढ़ेगी। मनोज्ञा, बिल्कुल जैसा मैंने कहा, राजीव मिश्रा के साथ साथ प्रवीण त्रिपाठी, भोलानाथ पांडे, इनके खिलाफ एक्शन इसलिए लिया गया था क्योंकि ये जिम्मेदार माने जा रहे थे जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था और बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से वो बच गए, लेकिन बाकी कई नेताओं को चोट लगी थी। इस चोट के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने और गृह मंत्रालय ने इसको कंसिडर किया है और इस पर कार्रवाई की है, ये अपने आप में बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। पहले उन्हें डेप्यूटेशन पर बुलाया गया और अब ममता बनर्जी ने भी कह दिया है ट्वीट करके कि ये जो सांगठनिक जो संविधान की प्रक्रिया होती है उसका उल्लंघन भी है और इस तरह की बातों को माना नहीं जाएगा। तो केंद्र बनाम राज्य कोई नई बात नहीं है। कभी पैसे पे लड़ाई हो रही है, कभी अम्फन के पैसे पे लड़ाई हो रही है, कभी केंद्र सरकार की नीतियों पर, तो कभी केंद्र सरकार की भेजी हुई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करके। लेकिन ये पहली बार नहीं है। हालांकि ये एक और अध्याय जुड़ गया है इस पूरे पुराण में जिसमें लगातार सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मनोज्ञा लोहीवाल पूरी जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ेंगे। अटारी बॉर्डर से जो बड़ी खबर है कि बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठी सरहद में दाखिल होने की फिराक में थे। मारे गए घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कितनी बड़ी साजिश हो रही है हिंदुस्तान में, देखिए। पहली बात, कोहरे का फायदा उठाकर अटारी बॉर्डर से घुसने की कोशिश, 2 घुसपैठिए मारे गए। अनंतनाग में हमला, वो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल पर आतंकवादी हमला अनंतनाग में, वो तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। सरहद पर किस तरीके से पाकिस्तान लगातार साजिश पे साजिश रच रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारे जवान भी दे रहे हैं। अटारी पर साजिश नाकाम, 2 घुसपैठिए मारे गए हैं जिनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। वहीं अनंतनाग में ग्रेनेड अटैक और उसमें एक जवान घायल हुआ है। बीजेपी की रैली से पहले ही वो अटैक हुआ। 1 किलोमीटर का एरिया है जहां पर वो अटैक हो। उससे पहले ये तस्वीरें अटारी की, जहां पर पाकिस्तान की साजिश फिर नाकाम हुई है। कोहरे का फायदा उठाकर अटारी सीमा से हिंदुस्तान की तरफ दाखिल होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बीएसएफ ने इस साजिश को नाकाम किया। न सिर्फ दोनों घुसपैठियों को ढेर किया, बल्कि उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब। रात को 3 जगह पर हमारे ऑपरेशंस हुए हैं और एक में 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स को बीएसएफ ने न्यूट्रलाइज किया है और दोनों ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। और 2 जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें स्मगलिंग को हमने अटेम्प्ट को फाइल किया है। एक जगह पे 3 केजी स्मगलिंग हिरन सीज की गई है और दूसरी जगह पे 2 केजी हिरन सीज की गई है। सतेन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सतेन, 3 ऑपरेशन और तीनों में सफलता मिली है बीएसएफ को। देखिए नवजोत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मौसम बदला है, इस मौसम के बदलने की वजह से घना कोहरा जो है सरहदी इलाकों में छाया हुआ है और अक्सर जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता है तो इस तरह की हरकतें वो मौके का फायदा उठाकर करते हैं। और इस बार भी बीएसएफ पहले से अलर्ट थी और 3 ऑपरेशन ये बीएसएफ ने किए हैं। एक मंगलवार की रात को और 2 कल, जिनमें 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए हैं और इनसे 2 राइफल 90 राउंड की और 3 मैगजीन, 1 पिस्तौल और 1 प्लास्टिक का पाइप और 5 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 25 करोड़ की वैल्यू है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की ये जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं हर उस मौके को तलाशती है और अब घने कोहरे का फायदा उठाकर ये जो है घुसपैठ भारत में कराना चाहते थे, जिसको बीएसएफ ने नाकाम किया है। नवजोत, बिल्कुल, उनसे हथियार और नशीले पदार्थ हेरोइन भी बरामद हुई। सत्येंद्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीरें हथियारों की जो कि बरामद किए गए हैं उन दोनों घुसपैठियों से, जो कि अटारी की तरफ से हिंदुस्तानी सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। आपको बताएं कि पहाड़ों पर बारिश, इसका असर मैदानी इलाकों में, घना कोहरा और इसी कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए
कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इस कोशिश को नाकाम किया, दोनों घुसपैठियों को मार गिराया है। इस बीच पाकिस्तान की दूसरी साजिश अनंतनाग के बिजबेरा में, जहां पर सुरक्षा बलों के जवानों पर ग्रेनेड से हमला हुआ और इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। हमलावर की तलाश अभी की जा रही है क्योंकि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। यह हमला बिजबेरा में बीजेपी की रैली से ठीक पहले हुआ है और जो इलाका जहां पर हमला हुआ है वो ठीक 1 किलोमीटर दूरी पर ही है। रैली को शाहनवाज हुसैन ने ही संबोधित करना था। बिजबेरा जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का गृह शहर माना जा रहा है। इस बीच आज अनंतनाग जिले के गुंडा बाबा खलील इलाके में भी एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद एक आतंकी मारा गया। उसके पास से हथियार बरामद हुए। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अजीर अब्बास नून को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाहनवाज हुसैन की रैली में सुरक्षा के अब और सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं क्योंकि इलाका वही जहां पर रैली होनी थी, 1 किलोमीटर का एरिया, पूरे इलाके को घेर कर अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, जिसमें एक जवान घायल हुआ है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। क्या और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, इसकी तलाश भी लगातार की जा रही है। इस बीच क्योंकि आज रैली होनी थी डीडीसी चुनावों को लेकर शाहनवाज हुसैन की, तो इसी के मद्देनजर हालांकि तैयारियां कल से ही पुख्ता कर ली गई थी। कल शाम से ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां लगा दिया गया था। बावजूद इसके ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 1 किलोमीटर रैली स्थल से 1 किलोमीटर दूरी पर यह हमला हुआ है। इसके बाद से फिर से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।